लेकिन उसी बीच ये मणिपुर के जो चेयरमैन थे, ठीक उसी समय ये अप्रैल का लास्ट वीक था, ये मणिपुर के चेयरमैन हमको खबर भेजे और 1 मई 86 का डेट देके कि हम सिलचर आ रहे हैं, हो सके तो सिलचर में मिलो। कि पिछले 3 सालों में तुम्हारे से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और हम मिलना चाहेंगे। तो हम 1 मई को सिलचर में आए, उनसे मिले। तो हम तो मन बना के आए थे कि हम जयश्री में ही कंटिन्यू करेंगे, कि हम और कहीं नहीं ज्वाइन करेंगे। तो इस पर वो चेयरमैन श्री देवेंद्र कुमार मंत्री जी बोले कि नहीं, हम अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए हैं और मुझे काफ़ी ग्लानि है। हम इस बीच एक बगान खरीद लिए हैं और हम चाहेंगे कि तुम उस बगान का मैनेजर के हिसाब से चार्ज लो। तो हमारे भीतर एक आया कि जयश्री तो बहुत विशाल ग्रुप है और वहाँ हम जरूर अच्छा करेंगे, लेकिन वो हमारे उस काम का क्रेडिट हमारे से जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे, हाँ, उनको भी मिलेगा। और अगर हम इनके यहाँ काम करते हैं तो पूरा का पूरा श्रेय क्रेडिट हमको ही मिलेगा और एक छोटे ग्रुप को बढ़ाने में एक अलग वो आनंद आएगा। तो हम मन बनाए कि ठीक है, हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। हमारा कोई सीनियर ऑफिसर या कोई सीनियर एडवाइज़र नहीं होगा। आपको विश्वास अगर है और हमको डायरेक्ट आप 1-to-1 डील करेंगे तो ठीक है, ज्वाइन करेंगे। तो इस पर हमारे चेयरमैन का वो आश्वासन था कि तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तुम यस बोलो। बोले यस है। तो ये बोलते ही वो बोले कि तुम 7 तारीख को, 1 तारीख को हम मिले थे सिलचर में, वो बोले 7 तारीख को कलकत्ते आ जाओ कि वो कंपनी का ट्रांसफ़र वगैरह करना है, करवाना है, और तुम उधर से उसके बाद 10 तारीख को वापस आके और बगान में चार्ज ले लो। वही हम 7 तारीख को कलकत्ते चले गए और 10 तारीख को वापस आए और उसी 10 तारीख को रतनपुर टी एस्टेट का चार्ज लिए एज ए मैनेजर। एक्चुअली उस समय तक हम भी नहीं पूछे थे कि आप कौन सा बगान खरीदे हैं, और वो भी अपने तरफ से नहीं बताया कि कौन सा बगान है। हमको तो हमारे खुद पर वो एक
कॉन्फिडेंस था कि भगवान कोई भी हो, हाँ, हम अच्छा करेंगे। और हम रतनपुर रतनपुर पहुंचे। कितना तकलीफ से रतनपुर पहुंचे, जहाँ उस समय कोई रास्ता भी नहीं था। 10 मई 1986 को 10 मई 1986 वो कोई रास्ता भी नहीं था। और बगान में भी कोई कम्युनिकेशन का रोड नहीं था, टेलीफोन वगैरह भी नहीं था, हाँ, बिजली भी नहीं थी। हाँ, वो एक एक छोटी सी फैक्ट्री थी जो इंजन से, हाँ, चलती थी। उसी से लाइट वाइट भी जनरेटर से मिलता था। तो एक बार तो मन में आया कि हम इतने अच्छे बगान से, कंपनी से, कहाँ आ और गए? और ऐसे जगह में आ गए, हाँ, जहाँ बहुत ही मुश्किल हालात हैं। लेकिन फिर एक अंदर से वो प्रेरणा आई कि देखो, तुम्हारे लिए भगवान कुछ अलग ही डिसाइड कर रखे हैं, और इसी नाते देखो तुम यहाँ आ गए हो, हाँ, तो यहाँ अपनी क्षमता तुम दिखाओ। एक अंदर से अंतरात्मा की आवाज आई, और फिर हाँ, यस, हाँ, ये हम करेंगे। और रतनपुर हम ज्वाइन किए। वहाँ जब हम एयरपोर्ट से रतनपुर पहुँचे, बीच में नाव भी लेके हमको बगान तक आना पड़ा। तो यहाँ देखे रास्ते में कहीं कोई मंदिर नहीं दिखाई दिया। सिलचर एयरपोर्ट से रतनपुर आते हुए रास्ते में कहीं कोई मंदिर नहीं दिखाई दिया। हाँ, मस्जिद जरूर, बहुत सारे वो झोपड़ी से भी टोपी लगा के वो नमाज पढ़ के निकल रहे थे। हाँ, दिन के टाइम में हम आ रहे थे तो देखे, तो लगा कि इधर के मुस्लिम काफी धार्मिक हैं, लेकिन हिंदुओं को क्या है कि कहीं कोई मंदिर या ये सब नहीं। तो हम रतनपुर पहुंचने के बाद जब डेवलपमेंट प्लान किए, तो सबसे पहले हम वहाँ एक हनुमान मंदिर, हनुमान जी की स्थापना किए कि हनुमान जी शक्ति के देवता हैं, कि हमको ऐसा शक्ति दीजिए कि यहाँ हम कुछ कर सकें। तो हमारा वहाँ पहला डेवलपमेंट उस बगान में हनुमान मंदिर का बनाना रहा। और आज हम बोल सकते हैं कि उस हनुमान जी से हमको इतनी वास्तव में शक्ति मिली कि रतनपुर को हम टर्न अराउंड कर दिए। और जो उस समय लोग देखे हुए हैं और आज देख के एक एक आश्चर्य की बात है। आपने अभी तक 4 चाय बागानों का जीर्णोद्धार किया है, जो या तो बंद थे या बंद होने के कगार पर थे। तो इतनी बड़ी चुनौती को कैसे आपने पार किया, थोड़ा इसके बारे में बताएं। एक्चुअली वही जो मेरे भीतर वो श्रमिकों के लिए या नीचे तबके के लोगों के लिए कुछ करने की जो इच्छा और जो सेवा भाव जो भीतर में हमारे
वो बैठा हुआ है। उस कारण से हम देखे कि अच्छे बगान तो ठीक है, वहाँ तो जो काम करने वाले हैं उनकी हालत फिर भी अच्छी है, लेकिन जो बगान सिक एबंडन या बंद होने वाले हैं, हाँ, वहाँ तो श्रमिकों का कोई भविष्य नहीं है, उनकी आने वाली जनरेशन की अनसर्टेनिटी है। तो अगर उनको हम सर्टेनिटी में कन्वर्ट करके उनके लिए कुछ बेहतर भविष्य का निर्माण बगान को डेवलप करके करते हैं तो वो ज़्यादा सार्थक होगा और समाज में ये वास्तव में कंट्रीब्यूशन होगा। और उसी को ध्यान में करते हुए हम रतनपुर को डेवलप किए, जो रतनपुर एकदम सिलचर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से नज़दीक में होते हुए 25-26 किलोमीटर पर होते हुए भी वहाँ पहुँचना मुश्किल था, कट ऑफ हो जाता था। हाँ, और 47 में आज़ादी होने के बाद 86 तक वहाँ कम्युनिकेशन नहीं होना, ये एक वास्तव में एक आश्चर्य की बात थी। लेकिन हम उसके पीछे पड़े और 10 साल के अंदर में उस रतनपुर को आसपास के मोटरेबल रोड से कनेक्ट कर दिए। हाँ, और फिर बगान के अंदर भी वो गाड़ी नहीं चलती थी, और गाड़ी बगान के अंदर भी हम करीब करीब 30 से 32 किलोमीटर इंटरनल रोड्स भी बना के और उस बगान को हम डेवलप किए। बगान तो बहुत ही छोटा था, वहाँ फैक्ट्री भी टूटी भांगी थी, नहीं थी, बंगलो क्वार्टर और ये सब भी नहीं थे, रोड भी नहीं था, वो सारा ही उस समय ये ब्रिक्स हम बाहर से नहीं ले आ सकते थे, तो वहीं लोकल जो है वो बंगला भट्ठा बना के और वो ब्रिक्स बनाए, और बालू भी जो है पास के नदी से, जो बहुत ही नज़दीक में था मोहनपुर, वहाँ से ले आके, और बाकी सीमेंट रॉड नाव से जो है हम लेके आके और वहाँ डेवलपमेंट काम किए, और रोड भी काफ़ी बनाए, कनेक्ट कर लिए। तो कच्चा रोड तो सब हम बनाए, और बाद में प्रधानमंत्री सड़क योजना में आई तो वो धीरे धीरे बगान के अंदर भी, हाँ, ये पिछले 2-3 साल से रोड बना है। तो अब तक जो है हम यहाँ 30 साल जो है वो सारा रोड अपने से, हाँ, वो मेंटेन करते थे, और उससे लोकल पब्लिक भी चलती थी। रतनपुर का विकास जो एक असंभव था, आपने संभव किया, खंडोप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करें। रतनपुर एक लैंड लॉक्ड बगान था, जहाँ पहुंचना भी मुश्किल था, कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं था, और अंदर में भी वो बड़ा अनडेवलप्ड और बड़ा ऑन दी वर्ज ऑफ क्लोजर, बंद होने की कगार पर था, और उस बगान को प्राय पिछले 3-4 साल से लॉस हो रहा था। तो वो संभव नहीं हुआ मालिक को, और अल्टीमेटली उसको बेचना पड़ा।
लेकिन हम धन्यवाद देंगे कि हमारे चेयरमैन इस बगान को बिना देखे ही उसके पेपर्स देख के कि ठीक है, हाँ, और ले लिए। और लेने के बाद हमको जिम्मा दिए, लेकिन उनके तरफ से बहुत ही सपोर्ट हमको मिला और हम खुल के काम कर सके। और रोड नहीं होने के बावजूद हम 20 साल रतनपुर में पैदल चलते थे। सवेरे 8 बजे लेबरों के साथ कामजारी में निकलते थे और 4 बजे के बाद काम छूटने के बाद उन्हीं के साथ वापस आते थे। तो इतना वो लेबरों के प्रति भी लगाव हो गया था और उनके लिए हम कितना जल्दी और क्या कर दें, ये भीतर में एक 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 मना अलग तरह का वो एक उत्साह था, जिसके चलते हम करते गए। और वहाँ हम टारगेट लेके कि 10 साल में इस रतनपुर को एक लार्ज साइज बगान बनाएंगे। तो उसके लिए हम प्रति वर्ष 200 एकड़ चाय लगाने का टारगेट लिए कि हम 10 साल में 2000 एकड़ 800 हेक्टेयर का हम एक नया बगान कर देंगे। और उसी मिशन से हम काम किए और 96 तक जो है रतनपुर एक फुल्ली डेवलप्ड लार्ज साइज बगान के रूप में डेवलप हो गया। और उसके साथ साथ रतनपुर में एक लार्ज साइज की फैक्ट्री भी हम बना लिए। हाँ, और 3 स्टोरी फैक्ट्री जो टी इंडस्ट्री में एक यूनिक फैक्ट्री है। मतलब एंटायर टी इंडस्ट्री में 3 स्टोरी फैक्ट्री कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फर्स्ट टाइम हम अपने सूझबूझ से, अपने तरीके से हम एक टीले के ऊपर वो पुरानी फैक्ट्री थी उसी को एक्सटेंड करके 3 तल्ला फैक्ट्री हम डेवलप किए, जो आज वो उस तरह की फैक्ट्री लोगों को अचंभित करती है। और वहाँ क्वार्टर बंगलो भी हम फिर धीरे धीरे डेवलप किए हैं। और आज रोड कम्युनिकेशन भी हो गया है, टेलीफोन भी वहाँ हो गया है। और तो उस समय वो 98 में यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट रहे, उनको हम लोग बगानों का वोट दिला के उनको जिताए। और वो फिर वो अटल जी के गवर्नमेंट में मंत्री भी बने। हाँ, तो उनके समय में हम कोई कम्युनिकेशन नहीं था, तो हमको यहाँ रतनपुर से मणिपुर जाना होता था, सिलचर जाना होता था। तो हम बगान में कोई कनेक्टिविटी नहीं कर पाते थे। तो उनके समय में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वायरलेस लाइसेंस हमको मिला था। और वायरलेस का एक सेट मणिपुर में, एक रतनपुर में, हाँ, और एक सेट हम अपनी गाड़ी में जो 100 किलोमीटर
रेंज का था, तो हम कहीं भी रहते हुए गाड़ी से ही अपने बगानों में कनेक्ट हो जाते थे। हाँ, तो ये चला, और अपने एग्जीक्यूटिव्स को हम वॉकी टाकी दे रखे थे, उनसे भी हम फील्ड में हो कहीं हो उनसे भी हम कनेक्ट हो जाते थे। तो ये चला। बाद में ये मोबाइल आ गया या और ये सब रेडियो फोन्स आ गए, तो उसके बाद तो वो लाइसेंस हम रिन्यू नहीं किया, और वो सेट वोट वैसे ही पड़े हैं, अनयूज्ड हो गए हैं। हाँ, तब से तो सुविधा बढ़ गई है। हाँ, तो इस तरह का वो रतनपुर को हम डेवलप किए। लेकिन ये सब सारी बना वो करने का जो एक एक वो जो उद्देश्य था, वो हमारी कंपनी के सपोर्ट से ही संभव हो पाया कि हम जो भी मीन्स जो भी वो सपोर्ट चाहे वो सब कंपनी से मिला। कंपनी से उपलब्ध होता रहा। तो और चलिए, हमने रतनपुर के बारे में सुना है कि इतना दुर्गम क्षेत्र था कि लोग हॉस्पिटल तक नहीं जाते थे, पूरा एरिया मलेरिया से ग्रस्त था। तो इस बड़ी चुनौती का समाधान आपने कैसे खोजा? एक्चुअली वो भी एक सरप्राइज हम बोल सकते हैं। ये नवंबर 85 नवंबर 85 की बात है कि उस समय हम ये रीडर्स डाइजेस्ट एक मैगजीन आती थी, वो फोर्टनाइटली, वो हम मंगाते थे इंग्लिश में, और उसको हम रेगुलर पढ़ते थे। वो हमारी हैबिट एजुकेशन टाइम से ही थी। और एक संडे मैगजीन जो निकलती थी, वो दोनों, तो उसमें हम पढ़े थे कि माना एक 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 टॉपिक था कि इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया फ्रॉम ए विलेज ऑफ केरला। केरला के एक गांव से मलेरिया को कैसे खत्म किया गया। मलेरिया का उन्मूलन किया था, वो उसमें था। तो वो एक ऐसा गांव था कि जिस गांव का हर आदमी मलेरिया से ग्रसित रहता था, हर परिवार। एक का ठीक होता था तो परिवार के दूसरे को हो जाता था, मतलब करीब करीब हर परिवार जो है मलेरिया से ग्रसित था। तो उसमें WHO की टीम और स्टेट गवर्नमेंट की टीम दोनों जाके वहाँ जाके विजिट किया। वहाँ जाने के बाद उनको मिला कि गांव के हर घर में वो वाटर पॉन्ड्स, वाटर बॉडीज वो थी, और उसमें जो है वो वाटर हाइसिंथ या और दूसरे वो जंगल थे, जिसके वजह से पानी उसका स्टेगनेंट रहता था, और उसी में मलेरिया के जर्म्स जो है उसमें पैदा होते थे, और वो उनका परमानेंट घर हो गया था। और उसी से वो वहाँ पास में रहने वालों को वो मच्छर जो है वो मलेरिया फैलाते थे। हाँ, तो वो टीम आके देख के, तो फिर उन्होंने गवर्नमेंट के तरफ से वो वाटर बॉडीज के सफाई का
प्लान लिया कि उसमें फिर वो प्लान सफाई में उस सब में तो बहुत खर्चा आएगा, तो हाँ, तो उसमें लिया कि जो भी वो जबड़ा जो निकलेगा उसको वहाँ की पेपर मिल में कि उसको देने से कुछ उससे रेवेन्यू मिल जाएगा, कुछ वर्ल्ड बैंक WHO कुछ कुछ सपोर्ट देगा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट, तो ठीक है वो खर्चा मिलके वो बियर हो जाएगा। तो इस तरह का उसमें था। और वो सफाई करके फिर उसमें वो DDT, उस समय DDT छिड़काव, डस्ट, जी। हाँ, तो DDT डस्टिंग वगैरह करके और पूरा एरिया को, विलेज को वो सफाई और ये डस्टिंग किया। इसके बाद से मलेरिया वहाँ इरेडिकेट हो गया। हाँ तो हम जब वही 86 में जब हम यहाँ आए तो ताज़ा ताज़ा वो जानकारी और हमारे इधर में वो था, तो हम देखें यहाँ भी वही हालात है। हाँ, जो बगान है, बगान या आसपास के जो विलेजर्स हैं उनका भी यही है। हाँ, कि इसी वजह से यहाँ घर घर में मलेरिया है। और जब बारिश होता है तो ये मलेरिया डिपार्टमेंट वाले का मुश्किल हो जाता है, वो टाइम से आ भी नहीं पाते हैं। तो उस समय हम अपने खर्चे से उनका सफाई करवाना, हाँ, और हर घर में एक एक अपने खर्चे से हम पिट बनवा दिए। हाँ, जबड़ा कि इकट्ठा जो कैटिल्स वगैरह या उनका जो काऊ डंग है, जो भी जबड़ा है, वो सब उसमें डालो। हाँ, वो डिकम्पोज हो के कंपोस्ट होगा और हम ड्राई टाइम में वो उसको उठा लेंगे, तो कुछ हम उसका रिम्यूनरेशन भी दे देंगे। हाँ, तो इस तरह से हम अपने खर्चे से पिट बनवाए, उनका सफाई कराए। और ये ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को कांटेक्ट करके और DDT उनसे लेके हम अपने खुद छिड़काव जो है मशीन अपने वर्कर्स को देके और वो छिड़काव करके हम बगान और सराउंडिंग विलेजेस का वो मलेरिया वो कर दिए। और एक ही सीजन में मलेरिया खत्म हो गया, जो एक मलेरिया डिपार्टमेंट के लिए भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत की बात। हाँ, तो इस तरह से करके हमने मलेरिया इरेडिकेट किया उस एरिया से। नहीं तो बहुत वास्ट एरिया, वो करीब करीब, हाँ, वो सैकड़ों वर्ग किलोमीटर का एरिया वो मलेरिया से ग्रसित रहता था। तो इस तरह से वो हुआ।